इसमें फर्स्ट क्लास में ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये हम लोगों ने किया हुआ था। उसमें ये कैपिटल रिजर्व कैसे आया वो हम लोगों ने जस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख दिया था रिजर्व सरप्लस के अंदर। ये नोट नंबर 2 में 64,000, ये मैंने बोला था बाद में कैलकुलेट करके दिखा देंगे। यहाँ रिजर्व सरप्लस में वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिखा हुआ है और ये वैल्यू लिखना है 64,000। बट ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। परचेस कंसिडरेशन जिसमें हमारा निकलेगा कैपिटल रिजर्व, वो हम लोग को बैलेंस करके पता चल रहा है बट ये कैलकुलेट करके दिखाना होगा। परचेस कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। यहाँ पर दिया था कि एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे भी पूरा क्वेश्चन अब याद नहीं है। बोला कि सन एंड नेपच्यून हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली। They agree to amalgamate and form a new company, Jupiter Limited, with an authorized share capital of 4 lakh divided into 80,000 equity shares of 5 each on 31st March 2023. The respective information of Sun and Neptune were as follows. Share capital, current liability, property, plant, equipment, current asset. Additional information with property, plant, equipment, current asset. The debtors and creditor includes 43,350 owed by Sun to Neptune, मतलब contra transaction बोल सकते हैं इसे, contra transaction। फिर बोल रहा है 60,000 equity share of Jupiter Limited to Sun and Neptune in the proportion of the profitability। तो ये बोला था कि 60,000 कितना इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमें क्वेश्चन खुद बोल दिया था। तो हम लोगों ने 60,000 को सन और नेपच्यून में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मतलब जो नया कंपनी है जुपिटर, वो सन और नेपच्यून दोनों कंपनी को टोटल 60,000 शेयर्स देगी, लेकिन किस प्रोपोर्शन में देगी वो हमें बोला हुआ था, वैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर बोला था कि 15% डिबेंचर इन जुपिटर लिमिटेड आर एट पार्ट टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ पर बोला था और एक चीज जिसका यहाँ कैलकुलेशन हम लोगों ने किया हुआ है, ये याद दिला लेते हैं। यहाँ पर एक तो 60,000 जो इक्विटी शेयर है वो इस तरीके से डिवाइड होगा, 27,500 और 32,500। और ये डिवेंचर कैसे इशू होगा वो बोला हुआ था। ठीक है, ये प्रॉफिट के ऊपर, और डिवेंचर जो है कैपिटल इंप्लॉयड रिटर्न वगैरह ऐसे करके बोल रखा था कैसे होगा। हमें बोला था डिवेंचर और शेयर का कैलकुलेशन करें, जो कि अभी देखा हम लोग ने स्टार्टिंग में किया हुआ था बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट में बन गया था, हम लोग को बस ये 64,000 कैसे आया वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे। तो परचेस कंसिडरेशन कौन से मेथड से निकलेगा? इक्विटी शेयर वाले को इक्विटी शेयर जो है दिया जा रहा है, ठीक है, और नेट पेमेंट मेथड होगा कि नेट एसेट मेथड, वो देखने वाला बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें बोला था कि 60,000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा और कौन से रेशियो में दिया जाएगा वो भी बोला है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई देखो स्वैप रेशियो नहीं है, इन्होंने खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है 60,000। तो जब तक स्वैप रेशियो नहीं होगा तब तक तो हम लोगों को नेट पेमेंट मेथड हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये 60,000 इन्होंने कैसे निकाला है वो तो हमें नहीं पता, तो फिर हमें नेट एसेट मेथड से ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट एसेट मेथड से करेंगे क्योंकि नेट पेमेंट मेथड से करने के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए स्वैप रेशियो वगैरह वो हमारे इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नेट एसेट मेथड से कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो एसेट टेकन ओवर हो रहा है। तो क्या क्या एसेट टेकन ओवर हो रहा है? पीपीई करेंट एसेट, सेवन लैख टेन और 3,90,000, 2,99,500, 157। अच्छा, 7,10,000, 3,90,000 और करेंट एसेट है 2,99,500 और 1,57,750। ठीक है, तो ये जो नेपच्यून वाला है इसमें देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 43,350 ओड बाय सन टू नेपच्यून। तो इन दोनों में जो है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हो रखा है, तो इसका मतलब हमें दोनों का
करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को 43,350 से कम करना पड़ेगा। अब किसका लाइबिलिटी कम होगा, किसका एसेट कम होगा? तो देखो नेपच्यून का एसेट कम होगा, क्योंकि देखो किसने किससे उधार दिया है, बोल रहा है ओड बाय सन टू नेपच्यून, ठीक है। तो इसका करंट एसेट से कम होगा और ये सन का जो है करंट लाइबिलिटी से माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,99,500, इसका जितना था उतना लिखेंगे। अच्छा, इसमें 157,750 ये लिख देते हैं, 157,750 लेस कर देंगे म्यूचुअल सेट ऑफ 43,350, इसका लेस हो जाएगा एसेट से 43,350 और इसका लाइबिलिटी से। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस करने से? कैलकुलेटर को चेक करें। 7,10,000 माइनस 2,99,500, 4,10,000, सॉरी ऐड होगा, मैंने माइनस क्यों ऐड, ऐसे 7,10,000 प्लस 2,99,500, 10,09,500, 3,90,000 प्लस 157,750 माइनस 43,350, 5,04,400 लेस कर देंगे करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी था और कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी 5,97,000, यहाँ से लेस हो जाएगा म्यूचुअल सेटअप 43,350, ये लिख दो। टेन 09,500 माइनस, अच्छा ये दोनों माइनस माइनस नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, मतलब इससे हमें ये 43,350 माइनस करना है, मतलब इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब इसको मुझे ऐसे लिखना है। 5,97,000 माइनस म्यूचुअल सेट ऑफ का जो डेटा आएगा, क्योंकि इसमें ठीक था, एक प्लस था एक माइनस था, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग दोनों इस तरीके से माइनस करते रहे, लेकिन एक्चुअली ये इससे माइनस होगा 43,350 म्यूचुअल सेट ऑफ का अमाउंट, इससे माइनस होकर जो बचेगा वो ओवरऑल माइनस हो। तो ऐसे करके लिखेंगे, नहीं तो गलत डेटा आ जाएगा। 5,97,000 माइनस 43,350, 3,69,150, और नहीं तो प्लस करना पड़ेगा, एक डेटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा? $6,40,350, 5,97,000 से 43,350 लेस करने से बोल रहा है कि 5,53,650 होना चाहिए, ये मेरा गलत आया। 5,97,000 माइनस 43,350, हाँ गलत आया, ये मेरा होना चाहिए 5,53,650 माइनस 1,009,500, 4,55,008, और यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी जितना है उतना लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। 1,80,000। तो ये कितना आ जाएगा? 6,84,650। 6 लाख तो नहीं आएगा, ये माइनस है 50, एसेट से लाइबिलिटी तो माइनस है।
3,24,150। तो ये हो गया नेट एसेट, ठीक है। तो अच्छा हाँ, पहले मैंने एक चीज गलत बता दिया कि हमें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। एक्चुअली परचेस कंसिडरेशन तो कैलकुलेट हो चुका है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि परचेस कंसिडरेशन में कैपिटल रिजर्व आया या फिर गुडविल आया, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग को मिला क्या। तो हम लोग को नेट ये मिला, उसके बदले हम लोगों ने क्या दिया है, मतलब परचेस कंसिडरेशन क्या पे किया, वो हम लोग का पहले ही कैलकुलेट हो चुका था। परचेस कंसिडरेशन हुआ है 3,57,500 और 3,58,500, ठीक है। ये मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया। ये हम लोग का परचेस कंसिडरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर और डिवेंचर दिया और इतने इतने रुपए का दिया। तो फिर सन का टोटल परचेस कंसिडर 3,57,500 और इसका 3,58,500 ये दिया हुआ है। हम लोग तो निकाल रहे हैं कि गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व हुआ। तो लेस कर देंगे परचेस कंसिडरेशन 3,57,500, 3,58,500 माइनस करने से पता चलेगा। तो इस केस में तो दिख रहा है कि कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि ज्यादा मिला है कम पे किया, यहाँ पर गुडविल हो रहा है। तो एक में कैपिटल रिजर्व हो रहा है और एक में गुडविल हो रहा 34,350। 98,350। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व और इसका हो गया गुडविल। तो हम लोग को दोनों को कर देना है नेट, अलग अलग लिखेंगे थोड़ी ना। तो नेट करके क्या आ जाएगा, तो 98,350 कैपिटल रिजर्व, 34,350 गुडविल। तो नेट करने से कैपिटल रिजर्व ही आएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व ज्यादा है। तो 98,350 नेट कर दिया तो 64,000। तो नेट कर देने पे आ जाएगा हम लोग का कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर लिख देते हैं आउटर में 64,000। तो ओवरऑल दोनों का देखा जाए, मतलब जो परचेसिंग कंपनी है उसके लिए कैपिटल रिजर्व है 64,000। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट, ठीक है सर, किया हुआ ही था। बस हमें कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए क्या करना था, नेट एसेट निकालना था और कैपिटल जो है परचेस कंसिडरेशन जो निकला हुआ था उसको कैलकुलेट कर लेना था। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हम लोग का जो है गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो रहा है। बस ये वाला पॉइंट को हमें वहां पर लिख देना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हम लोग का इलास्ट्रेशन है, सॉरी क्वेश्चन 13, ये इलास्ट्रेशन 13 नहीं है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। जब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन 11 नहीं था, इलास्ट्रेशन चेक कर लो। हाँ मैम, बाकी है ना। ये बाकी है तो हम लोग का 11। हाँ मैम, बाकी। The following are the balance sheet of A Limited and B Limited as at 31st of March 2001। A Limited और B Limited का जो है बैलेंस शीट दे दिया, ठीक है, जो भी दिया है रहने दो अभी, एकदम एंड में आते हैं। तो बोल रहा है बी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। तो फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वाज अप्रूव्ड। तो मर्जर है ये हमें बता ही दिया है। बैंक एग्री टू waived off the loan of 60,000 of
बी लिमिटेड, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने कोई लोन लिया था जो कि बैंक, मतलब बैंक से लिया हुआ था, जो कि बैंक बोल रहा है हम उसे वेस्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, मतलब नहीं देना पड़ेगा मुझे। बी लिमिटेड विल reduce its share to 10 per share and then consolidated 10 such shares into one shares of 100 each new shares। फिर बोल रहे हैं शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 100,000 payable to A Limited. Pass necessary entries in the books of B Limited and prepare balance sheet after merger। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल एंट्री पास करके देना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग को देखना है कि कौन किसे परचेस कर रहा है। तो बी परचेस कर रहा है ए को, और बदले में इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस मर्जर है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो सारे एसेट्स टेकन ओवर, क्योंकि मर्जर में तो 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला बात है कि सारे शेयर 90% शेयर होल्डर मान जाने चाहिए, तो यहाँ पर तो बोला है सभी मान गया है। दूसरा बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में पेमेंट होना चाहिए, जो कि ये पॉइंट नंबर 3 हमें बता रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिल रहा है। सेम बिजनेस कैरी ऑन होगा, कुछ नहीं बोला है, तो वही एज्यूम करते हैं हम लोग। सारे एसेट्स टेकन ओवर होंगे, वो भी बुक वैल्यू पे होंगे। तो ये 5 कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है। ये 5 कंडीशन ही फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे परचेस कंसिडरेशन। पेमेंट इन वर्किंग्स और एम्प्लॉय। पेमेंट किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि ये बिक रहा है। कहाँ इक्विटी शेयर मिलेगा, इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो मैं बता दिया है। शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल गिवन वन शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर इन ए लिमिटेड, मतलब एक के बदले एक, तो स्वैप रेशियो हो गया 1/1, ठीक है। इनटू देखना पड़ेगा कि बी लिमिटेड का कितना सारा इक्विटी शेयर्स है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो फिर 2 जीरो कट गया, तो 10 और ये 3 जीरो, 10 और 3 जीरो, मतलब 10,000। तो सॉरी, ए लिमिटेड बिक रहा है, ए इधर लिखा हुआ है, मैंने गलत कर दिया ना, तो फिर ये ठीक है, इसमें सब ठीक है, बस इसको 20,000 और एक एक शेयर कितना करके है इनटू इशू प्राइस। देखते हैं, यहाँ बोल रखा है बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू 10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेटेड 10 सच शेयर्स इनटू वन शेयर ऑफ 100 ईच। तो बी लिमिटेड ने करेंटली अपने एक एक शेयर्स का वैल्यू 100 रखा है, तो इनको भी 100 करके ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 100, यानी 4/5 60, मतलब 20 लाख। ये हो गया परचेस कंसिडरेशन। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, तो इसके बाद का जो चैप्टर हमें करना चाहिए वो होता है कैपिटल रिडक्शन, मतलब जैसे हमें दिया हुआ है, तो इसके बाद हम लोग वही करेंगे। अभी तो हम लोग एमलगमेशन कर रही है, कंप्लीट होने पे तो ये कुछ कुछ इसमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का डिटेल्स भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है, जैसे कि बोल रहा है कि बैंक ने अपना लोन वेब्ड आउट कर दिया, ठीक है। हमें किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है, बी के बुक्स में। बी कौन है, बी है परचेसिंग कंपनी, ठीक है। तो बी का लोन वेफ्ट कर दिया है बैंक वालों ने। तो बी का लोन देखते हैं कितना था, लोन बी का था, बी किधर है, इधर है, ठीक है, 450,000। लोन फ्रॉम बैंक है 450, ठीक है। जिसमें से बैंक वालों ने 60,000 वेफ्ट कर दिया, तो उतने का इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहला एंट्री वही होगा, डेटा वही दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक। लोन खत्म हो गया तो लोन डेबिट होगा, 60 इन 1000 में सारा क्वेश्चन। टू, कैपिटल रिडक्शन। तो ये सब जो है कैपिटल रिडक्शन पहले तो एक बार किया हुआ है, अगर याद आ रहा है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ऐसा स्कीम होता है
जिसके थ्रू से, वैसे भी मैंने लिखवाया स्टार्टिंग में कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है कि कंपनी को अगर लॉस ही लॉस होते जाता है तो कंपनी चाहे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपील कर सकते हैं, और अपील हो जाने पे क्या होता है, उसके लाइबिलिटी को अलग अलग तरीके से रिड्यूस किया जाता है। उसके मतलब लाइबिलिटी, जैसे बैंक वालों ने थोड़ा माफ कर दिया कि भाई ठीक है, आपका जितना लोन है, लोन तो वैसे 450 लाख है, हम लोग 450,000, हम लोग 60,000 आपको माफ करते हैं। तो फिर ये कोई प्रॉफिट नहीं है कि पीएल में क्रेडिट कर दे, ये कोई बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, हम लोग अपने कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं क्योंकि हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, तो उस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, इसका एंट्री इसीलिए ऐसा होता है। फिर बोला है कि बी अपने शेयर्स जो है 10 रुपए वाले, जैसे यहाँ देखेंगे कि नहीं, 100 रुपए वाले ही थे, बी विल रिड्यूस इट शेयर टू 10 पर शेयर। तो पहले बी ने अपना शेयर्स को 10 रुपए का शेयर्स में ट्रांसफर किया। ठीक है, एंड देन कॉन्सोलिडेटेड 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर्स ऑफ 100 ईच। फिर 10 रुपए के शेयर्स को मिला के एक शेयर 100 रुपए का किया। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा, बी अपना इक्विटी शेयर कैपिटल को चेंज कर रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, नया इक्विटी शेयर बना रहा है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। फिर टू, इसमें बेनिफिट है, कैपिटल को कम करने को मिल रहा है, तो टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होगा, लॉस होता है तो डेबिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसने किया क्या है, बी लिमिटेड ने विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू 10 पर शेयर। ठीक है, एक एक शेयर को 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो इसका पहले कितना सारा शेयर था, एक शेयर 100 रुपए का था, इसने क्या किया, एक शेयर 10 रुपए का कर दिया। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का कर दिया, तो फिर इसका बेनिफिट कितना हुआ, 90। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पहले एक शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में 100 रुपए लिया हुआ था, अब ये शेयर होल्डर लोग ये मानने के लिए रेडी है कि उन्होंने 100 के जगह 10 रुपए दिया है। तो जो शेयर 100 रुपए का था, मतलब जब शेयर इशू हुआ था तब इक्विटी शेयर होल्डर ने एक शेयर के लिए 100 रुपए दिया था, बट कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में इक्विटी शेयर होल्डर ये मानने के लिए रेडी है कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 नहीं देके 10 रुपए दिया था। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को 90 का बेनिफिट हुआ। तो अभी कंपनी का शेयर फिर एट द रेट ऑफ 10 करके हो गया और बेनिफिट 90 करके हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये एट द रेट लिखना चाहिए मुझे ताकि समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है, रुपीज लिखा हुआ है, और ये एट द रेट ऑफ 10 जो शेयर्स था। ठीक है, अच्छा अब पहले इनका शेयर, एक एक शेयर कितना करके था, इनका एक एक शेयर था एट द रेट ऑफ 100 करके। ठीक है, तो जो 100 का शेयर था, एक शेयर, ठीक है, उन्होंने इसको 10 का शेयर्स में ट्रांसफर कर दिया, तो 90 का बेनिफिट हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने सारे हैं उस पे कैलकुलेशन होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई ये बी का 100 अगर कर देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1,000, 1000। ठीक है, क्योंकि आंसर तो इन थाउजेंड में है, और ये हो जाएगा 100,000 और ये हो गया 900,000, ये हो जाएगा। अच्छा अब ये तो हो गया, इन्होंने अपने 10,000 शेयर्स का जो प्राइस पहले एट द रेट ऑफ 10 करके था उसको एट द रेट ऑफ, सॉरी 100 करके था उसे एट द रेट ऑफ 10 कर दिया, 90 का बेनिफिट हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सारे शेयर्स को जोड़ा, कंसोलिडेट किया, और 10 सच शेयर इंटू 1 शेयर्स, और ऐसे 10 शेयर्स को, जो भी एक शेयर 10 रुपए का है वैसे 10 शेयर्स को मिला के एक 100 रुपए का शेयर्स बना है। ठीक है, तो अभी फिर से इनका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो चेंजेस हो रहा है, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुआ था वो चेंज हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10 इंटू 10 करके, जो 100,000 था वो अभी हो जा रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इसमें हो जाएगा एक शेयर 100 रुपए का। ठीक है, तो फिर एक शेयर होगा। ठीक है, एक शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, मतलब ये 10,000 से 1,000 हो गया, मतलब पहले 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स था, के मतलब 1000, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स था एट द रेट ऑफ 10 करके, अभी हो जाएगा 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, मतलब टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, बट शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें चेंजेस हो रहा है, जो एट द रेट ऑफ 10 था वो एट द रेट ऑफ 100 हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई 1 नहीं है, 1,000 है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 1000 में हो रहा है, जहां 10 लिखा हुआ है वो 10,000।
अच्छा, तो बी जो दूसरे कंपनी को खरीद रहा है उसका साथ साथ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, तो 1 और 2 का एंट्री हो गया। फिर बोल रहा है देखो शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल गिव 1 शेयर्स। अच्छा, तो अब इनको जो शेयर्स मिल रहा है मतलब परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, वो करना पड़ेगा। तो परचेज कंसिडरेशन का एंट्री करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ उसका नेट कर देना होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 900 का प्रॉफिट और 60 का प्रॉफिट, टोटल 960 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअली क्या होता है कि अगर लॉस दिख रहा है, जैसे कि अगर देखें बी के अकाउंट में हमें लॉस दिखना चाहिए, ये देखो बी का 800 हमें लॉस दिख रहा है। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है तो कंपनी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपील कर सकती है, अप्रूव होने पे वो स्कीम जो है फॉलो कर सकती है, ठीक है। मतलब जो उसने बोला है वो स्कीम वो फॉलो करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है कोर्ट वगैरह का। तो यहाँ हुआ होगा अप्रूवल, तो ये हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अब ये लॉस जो 800, ये हमें क्वेश्चन में बोले या ना बोले ये लॉस को हमें राइट ऑफ करना है, क्योंकि इस लॉस को हटाने के लिए हम लोग कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अपील करता है, हमारी लाइबिलिटी को कम करते हैं। अब लाइबिलिटी को कम करके हम लोगों ने देखो प्रॉफिट जुगाड़ किया है, कितना कितना, इधर से 900,000 और इधर से 60,000, टोटल 960,000, और उससे हमें 800,000 के लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करके राइट ऑफ होगा लॉस 800,000, और इसके लिए यूज क्या कर रहे हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो जाएगा। रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन कोई भी एक ही लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने रिडक्शन लिखा है तो वही लिखेंगे। तो टोटल हो गया 960, तो 960 में से 800 हमें चाहिए, तो बाकी 160 को क्या करें, बाकी 160 हम लोग यहाँ पर हमेशा कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व ही होगा, ये कोई डेली का बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी है कि हम लोग रेवेन्यू रिजर्व में इसे भेज दे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन। अब ए लिमिटेड को टेक ओवर करने का मतलब, क्योंकि मर्जर चल रहा है तो ए लिमिटेड के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करना। तो अगर एसेट साइड से चले तो पीपीई है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और सभी बुक वैल्यू पे होगा तो ही क्वेश्चन मर्जर हो सकता है, अदरवाइज मर्जर कैसे होगा, ठीक है। तो पीपीई अकाउंट डेबिट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल टू, पहले ये लिख लेते पीपी टू 700 700 400, 2700 700 400 250, ट्रेड पेबल 300, और क्या है लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 3 में जाना पड़ेगा, 10% डिवेंचर लोन फ्रॉम बैंक। 10% डिवेंचर 500, लोन फ्रॉम बैंक 250। और क्योंकि हम लोग का मर्जर है तो रिजर्व सरप्लस भी टेक ओवर होगा, रिजर्व सरप्लस में चले जाते हैं जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व 1000 वन, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग का हो जाता है टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को कितना देना पड़ेगा, जो हम लोग का परचेस कंसिडरेशन होता है, परचेस कंसिडरेशन कितना निकल के आया था 20 लाख, तो इसको इन थाउजेंड में करने से 2000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चेक करेंगे
कुछ कम या ज्यादा हो रहा है क्या, मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व, लेकिन मर्जर में गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व लिखना होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं डेबिट साइड कितना है, 2700 प्लस 700 प्लस 650, तो ये हो गया 4050। अच्छा इधर हो गया 300 500 800, मतलब 1050 2000 4050। अच्छा दोनों साइड ही सेम आ रहा है, मतलब जो डील है उसमें ना तो कैपिटल मतलब ना तो गुडविल, मतलब ना प्रॉफिट है ना लॉस है। वैसे बात अलग है कि मर्जर में हमें जनरल रिजर्व ही लिखना पड़ता है, हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखते नहीं है, बट इसमें ऐसा कुछ जनरेट हुआ नहीं, एकदम न्यूट्रल हो गया, ना तो ज्यादा एसेट मिला ना तो कम एसेट मिला, हम लोगों ने जितना दिया उतना ही हमें मिला, तो इसीलिए किसी तरीके का डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अब लिक्विडेटर को हमें जो है पे करना है, तो कैसे एंट्री होगा, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 2000। अच्छा अब यहाँ पर बोला था कि ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1000 पेबल टू ए लिमिटेड, तो फिर बी का ट्रेड पेबल कम होगा, तो ट्रेड पेबल डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 100 लिखने से ही हो जाएगा। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 100 लिखने से ही। अब हम लोग बैलेंस शीट बना के देंगे। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर एज एट 31st of March, डेट 20x। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सभी शॉर्ट में लिखेंगे हम। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये तो कॉमन आइटम है, ये आएगा ही आएगा, बाकी देख लेते हैं। तो एक्चुअली बी लिमिटेड के हिसाब से देखना है, तो बी का शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसको यहीं पर इन्होंने लिख दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम लिख रहे हैं, बाकी देखो इसका नोट बना लेना चाहिए, इन्होंने लिखा है तो हम भी फिलहाल लिख ले रहे हैं, ठीक है। फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो बी का पहले से शेयर कैपिटल है रहा है, यहाँ पर 00 हट जाएगा, तो 10,000, 10,000, और ए से कितना लिया गया है वो देख लेते हैं, ए को कितना इशू किया गया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा 1,000, 1,000, और नहीं सॉरी, ये जो 1,000 है ये तो बी का ही है, शेयर इशू कितना किया उसका एंट्री हम लोग को यहाँ पर
ये वाला 2000, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ मिल जाए, ये वाला ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 20,000। तो 20,000 और यहाँ पर पहले से इनका शेयर्स हो गया है 1,000, तो टोटल 21,000। ये रहा बी का आफ्टर कैपिटल रिडक्शन 1,000 शेयर्स बना एट लास्ट, और ए से इन्होंने लिया हुआ है 20,000, तो 20,000 प्लस 1,000, 21,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड, ब्रैकेट में आउट ऑफ एवर 20,000 shares have been issued for consideration other than कैश, क्योंकि वो परचेस कंसिडरेशन के लिए हुआ था। तो यहाँ पर आ जाएगा इन 1000 में, अमाउंट कॉलम में 2100। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में ए का जनरल रिजर्व, ए लिमिटेड 1000, और कैपिटल रिजर्व, देखो यहाँ पर चेक करने से पता चलेगा क्या रिजर्व, कैपिटल रिजर्व यहाँ जनरेट हुआ है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के बाद ए लिमिटेड का 160, ठीक है 160। और सॉरी, हम लोग तो बी का बना रहे हैं ना, मतलब ठीक ही है ये, एक्चुअली जनरल रिजर्व बी, बी लिमिटेड ने ए का टेक ओवर किया है 1000, और यहाँ पर तो ये बी का है, ये बी का है, ये बी का जो टेक ओवर हुआ है वो वाला है, और ये ए का कैपिटल रिडक्शन से जो बना था। तो 1000 प्लस 160, तो 1160, ठीक है रिजर्व सरप्लस। फिर लॉन्ग टर्म बॉरोइंग 10% डिवेंचर ए लिमिटेड का, इसका कोई डिवेंचर है नहीं बी का, 500, ये हम लोगों ने टेक ओवर किया, मतलब बी ने। लोन फ्रॉम बैंक 250, लोन फ्रॉम बैंक ए लिमिटेड का 250, लोन फ्रॉम बैंक बी लिमिटेड का खुद का रहेगा 60,000, वेब्ड ऑफ कर दिया है, 450 माइनस 60 करना पड़ेगा, 450 माइनस 60, तो 400 होता, अगर 50 होता और कम, मतलब 390 हो जाएगा टोटल। तो 500 प्लस 3 2 5 5 हजार हजार, और ये हो गया 1140। लॉन्ग टर्म लोन। अब नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो है, इसके बाद ट्रेड पेबल ही है 300, 300, ए लिमिटेड 300, बी लिमिटेड 300, और कॉन्ट्रा माइनस हो जाए, लेस कॉन्ट्रा, अभी अभी हम लोगों ने एंट्री किया था यहाँ पर लास्ट वाला 100। अच्छा ये सब में लेकिन नैरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम नहीं लिख पा रहे, बट एग्जाम में लिखना पड़ता है। नोट नंबर 5, ट्रेड पेबल के बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग बीओडी बी लिमिटेड, शॉर्ट टर्म बोरिंग बीओडी बी लिमिटेड का 50। ये मैंने बना दिया था। 6th नंबर नो, तो पहले ये लिख ले 2100 1160, 2100 1160, 345 1140, 1140,
0 500 और टोटल 6 7 8 और 9। ये बीओडी हटा देते क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना। अच्छा, पीपीई ए लिमिटेड बी लिमिटेड 27000850 2550 नहीं 3550 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शायद नहीं। हाँ सिर्फ 700 3550 और 700 3550 और 700 ट्रेड रिसीवेबल दोनों का होगा 401 650 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 550 550 और ए लिमिटेड का कैश। अच्छा इसमें कॉन्ट्रा भी तो लेस करना 550 और कॉन्ट्रा था 100 तो ये हो जाएगा 150 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250। ए लिमिटेड का ही सिर्फ है क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है ना कंपनी, तो उसके पास पैसा नहीं होगा तभी तो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। पैसा होता तो लाइबिलिटी पैसा पे करके उसे देना पड़ता, इसीलिए उसका रिडक्शन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अगर उसके पास कैश होता तो कोई भी लाइबिलिटी थोड़ी कम करता, बैंक वाला बोलता मेरा पैसा दे दो, इसीलिए उसमें पैसा नहीं दिखाया। 4950 उधर वाला चेक कर लो 4950 पूरा आ रहा है। ठीक है। अच्छा इलास्ट्रेशन 9 ये हुआ था इलास्ट्रेशन 9 देख देखो इलास्ट्रेशन 9 हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये वाला करेंगे। नहीं यार। नहीं हुआ है। देखो क्या हो रहा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। As at 31st of March 2000, money equity and liability, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liability में long term borrowing, trade payable, current liability में non-current asset PPE, non-current investment and inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, current asset में notes accounts में दिया हुआ है, बाकी सारा चीज ठीक है। एंड में आके देखते हैं क्या बोल रखा है, डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीविंग ट्रेड पेबल। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी revalued at 15% above book value. Both the companies are to pay 20% equity dividend, but preference dividend have
बीन ऑलरेडी पेड। अच्छा, तो बोल रहा है दोनों का पीपीई जो है वो 15% में रिवैल्यू करना है above book value, मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, दोनों कंपनी को इक्विटी डिविडेंड देना है 10%, बट प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड। बोल रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड दे चुका है कंपनी। आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन आर गिवन इफेक्ट टू पी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू लिमिटेड। अब पी फिर क्यू को परचेज कर लेगा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या है, बोल रहा है कि 8 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited। तो स्वैप रेशियो तो दिख रहा है 8/6। तो नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। 10% preference shares of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par in P Limited। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स जो है क्यू लिमिटेड का 10% वाला, उनको 10% डिस्काउंट में पे किया जाएगा बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each at par in P Limited। तो पी लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स ही मिलेगा। पहले उनका क्यू में भी 10% था, यहाँ भी 10% मिलेगा। 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखो ये जो दो पॉइंट है ये हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या दे रहे हैं। यहाँ बोला है डिवेंचर को क्या दिया जा रहा है, 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses। तो liquidation expenses जो है P ने Q को दिया है। sundry creditor of Q Limited include 10,000 due to P Limited, मतलब contra entry। inventory in trade debtors are taken over at 5% lesser than their book value by P Limited। और बोल रहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड। अच्छा, तो परचेज कंसिडरेशन बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो पहले परचेज कंसिडरेशन बना लेते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री में तो वो चाहिए होगा जबकि वो बी पॉइंट में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग बी पॉइंट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। तो पेमेंट किसको किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड। इनको क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड, और इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर इन पी लिमिटेड। कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है 8 equity share of 10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited। तो 6 के बदले 8, तो 8 के बदले 8/6 इंटू और इनटू इशू प्राइस जो कि 10 रुपीज है। 10 रुपीज वाला शेयर्स देगा, कौन देगा, पी लिमिटेड। ठीक है, अब क्यू का कितना सारा शेयर्स है वो हमें चेक करना पड़ेगा, उतने शेयर्स के अगेंस्ट में इशू होगा। तो क्यू का नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो कट गया, एक दो तीन 30,000। ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में ये देना पड़ेगा। तो ये 6 से कैंसिल आउट होने से 5,000, मतलब 40,000 शेयर्स देना पड़ेगा 10 रुपीज वाला। तो ये हो गया 4 लाख। 40,000 इंटू 10, तो 40,000, 3 और एक 4 जीरो, 4 और एक 5। ठीक है, 4 लाख हो गया। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कैसे दिया जाएगा, तो बोला था कि क्यू लिमिटेड का जितना प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख है रुपीज में, उन्हें 10% प्रीमियम में 10% डिस्काउंट में पे किया जाएगा। तो इनको पे कितना किया जाएगा, 1 लाख माइनस 1 लाख का 10% करने से जितना आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को 90,000 मिलेगा, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 90,000 प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलेगा। ये तो पता चल गया कितना देंगे, लेकिन कैसे देंगे। बोल रहा है कि 10% preference share of Q Limited will be paid 10% discount by issue of 10% preference shares of rupees 100 is at par, मतलब एक के बदले एक। ठीक है, मतलब एक्चुअली देखो वैसे कुछ बोला नहीं कि कितने शेयर्स के बदले कितने, तो हमें इशू प्राइस जरूर बोला है कि एक एक शेयर्स कितना करके है, प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाला। ठीक है, अच्छा तो फिर अगर हम मुझे 90,000, हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर मुझे 90,000 देना है, मतलब पी के तरह सोचो। पी बोल रहा है कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का है और ये डिसाइड किया है कि क्यू के प्रेफरेंस शेयर वालों को 90,000 रुपीज देगा, लेकिन शेयर में पेमेंट करेगा। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 100 करने से पता चल जाएगा, क्योंकि इसका एक एक शेयर 100 का है।
तो ये कैंसिल आउट होके वैसे भी रुपीज में 9,000 आएगा, 90,000 आएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 9,000 इंटू 100, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 4,90,000। अब हम लोग को एंट्री करने बोला है पी लिमिटेड के बुक्स में, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले तो देखो हम लोग को जो बोला है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों का रिवैल्यू करना है 15% से, तो हम लोग पी का एंट्री कर रहे हैं तो पी का ही करेंगे। तो पी का पीपी कहाँ है, 15% से बढ़ा देना है, ये रहा 7 लाख। तो पीपी अकाउंट डेबिट 7 लाख का 15% कितना होता है, 7 लाख इंटू 15%, टू 1,05,000। रिवैल्यूएशन 1,05,000 से बढ़ेगा। ये हो गया पहला एंट्री। फिर बोला था, क्योंकि हमें सिर्फ पी के बुक्स में बोला है तो हम लोग वही कर रहे हैं। दोनों कंपनी ने अपना इक्विटी डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड देने से रिजर्व सरप्लस कम होगा, प्रॉफिट से देना पड़ेगा। देखते प्रॉफिट के नाम पे, मतलब रिजर्व सरप्लस में इनके पास क्या क्या है। तो रिजर्व सरप्लस नाम से ही है, कुछ पर्टिकुलर नाम है नहीं। तो रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा, ठीक है। कितना डिविडेंड दिया जाएगा, तो बोला है कि कितना डिविडेंड देने का बात हुआ, 10%। तो इक्विटी शेयर था कितना, 6 लाख, 6 लाख का 10% देना पड़ेगा। तो रिजर्व सरप्लस से देंगे तो रिजर्व सरप्लस कम होगा, 6 लाख का 10% देना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 60,000 टू इक्विटी डिविडेंड। फिर पे करेंगे, क्योंकि पे हो गया ऐसा बोला है तो ये ड्यू एंट्री हो गया। तो इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। तो यहाँ पर बोला था are to pay 10% equity dividend but preference share dividend having been already paid, और प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे ऑलरेडी पे हो चुका था, तो फिर उसका कोई एंट्री अभी हम लोग नहीं करेंगे। अब फिर इसने बिजनेस परचेज किया। अब ये परचेज का क्वेश्चन क्यों हो रहा है, बिजनेस मर्जर का क्यों नहीं हो रहा है। परचेज का क्वेश्चन इसलिए हो रहा है, सबसे पहला बात है कि प्लांट और जो प्लांट इक्विपमेंट वो रिवैल्यूड हो गया, तो सब तो बुक वैल्यू पे होना चाहिए, रिवैल्यूशन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का बिजनेस परचेज का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस परचेज, क्योंकि ये परचेजर के बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड कितना, 4,90,000। क्या क्या टेक ओवर हुआ, पीपीई अकाउंट डेबिट, अच्छा 7 लाख का कितना हुआ था, 1,05,000। अच्छा ये तो हम लोगों ने पी के बुक्स में एंट्री किया, पी ने बोला मैंने अपना पीपी रिवैल्यूड किया है, और क्योंकि क्यू भी रिवैल्यूड करेगा तो रिवैल्यूड वैल्यू पे लेना पड़ेगा, तभी तो ये बिजनेस परचेज का क्वेश्चन हो गया। तो 2,50,000 का 15% करना पड़ेगा, क्योंकि टेक ओवर तो वो क्यू का कर रहा है, अपना जो रिवैल्यू हुआ वो तो एंट्री हम लोगों ने कर ही दिया। मतलब पी के बुक्स में ये एंट्री दो बार क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधा बात है पी अपना प्लांट को रिवैल्यूड किया है, पीपी को, उसका एंट्री वो करेगा, और जिसका बिजनेस खरीद रहा है उसने भी अपने प्लांट को सेम वैल्यू से रिवैल्यूड किया है, तो फिर उसका भी वो टेक ओवर होगा, तब इस वैल्यू पे होगा, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे पीपी के अलावा और क्या टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस परचेस का क्वेश्चन है, तो जो जो टेक ओवर होगा हमें वही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर डिवेंचर दिख रहा है, और इधर लिक्विडेशन इन्वेंट्री ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा यहाँ
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर और ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे होगा। फिर बोल रहा है इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर आर टू बी टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू ऑफ टी लिमिटेड। परचेस का भी तो नहीं। हाँ परचेस का ही है, ठीक है, बिजनेस परचेस का हो क्योंकि वैल्यू रिवैल्यूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब टेक ओवर में देखो उसके बाद और क्या है हम लोग का। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80,000, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का शायद चेंज है वैल्यू। इन्वेंट्रीज है तो 3,20,000 बट फी टेक ओवर कैसे कर रहा है 5% लेसर देन द वैल्यू। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का डिटेल्स था तो वो देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में था डेटर और बिल्स रिसीवेबल, तो उसके बारे में भी कुछ बोल रखा था। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर आर टू बी टेकन, ठीक है, तो फिर डेटर को 5% कम में लेना है, तो 3,60,000 का 5%, सॉरी 3,60,000 तो पी का है, क्यू का 1,90,000 का 5% कम करो। और बिल्स रिसीवेबल टेक ओवर, बिल्स रिसीवेबल 20%। बाकी ये सब वैल्यू हमें चेक करना पड़ेगा कितना होगा। 87,000। 87,500, 3,04,000 3,04,000, और 1,80,500। 1,80,500 और कैश एंड कैश कितने होंगे, तो कैश कितने होगा 40,000, जिसमें से डिविडेंड पे होने पे कम हो गया होगा। तो दोनों कंपनी ने ही डिविडेंड पे किया है, तो हम लोगों ने तो पी का एंट्री किया था, अब क्यू ने कितना डिविडेंड पे किया वो देखना पड़ेगा। तो क्यू का शेयर कैपिटल था 3 लाख, 3 लाख पे कितना देना पड़ेगा 10%, 3 लाख पे 10%, तो 3 लाख से 10% हटाने के बाद जितना बचेगा 3 लाख इंटू 10%, 30,000, तो 40,000 माइनस 30,000 ये हो जाएगा 10,000। अब लाइबिलिटी टू लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाते हैं, टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर। अब क्यू लिमिटेड के डिवेंचर को कितना देना है, तो क्यू लिमिटेड का डिवेंचर तो है 1,50,000, बट दिया कितना जाएगा, यहाँ पर बोला था 8% प्रीमियम दिया जाएगा, 1,50,000 का 8% हमें बढ़ाना। तो इनके जो डिवेंचर्स है 1,50,000 का, उसका 8% प्रीमियम में यानी एक्स्ट्रा दे के परचेस किया गया है, अब ये जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। टू सन्ड्री क्रेडिटर, डिवेंचर के बाद यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा ट्रेड पेबल, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग ये ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल का नीचे डिटेल्स था, तो ट्रेड पेबल में ये सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, तो सन्ड्री क्रेडिटर है 1,25,000, BP 25, 1,25,000
टू BP 25 टू बिजनेस परचेज, और तो कुछ है नहीं, तो बिजनेस परचेज 4,90,000। 4,90,000 ये वैल्यू लिखना पड़ेगा डिवेंचर वैल्यू। 1,62,000। 1,62,000। अच्छा, अब चेक करना पड़ेगा कि डेबिट क्रेडिट में कितना डिफरेंस आ रहा है। $2,87,500 प्लस 80,000 प्लस 3,04,000 प्लस 1,85,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 8,82,000 माइनस इधर कितना हो गया, 25 25 50, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और इधर हो गया, हाँ यहाँ से 50 लेने से 12 हो जाएगा, मतलब 3,12,000, 3,12,000, और इधर हो गया 3 4 3 7 लाख, 80,000। 8,02,000। कितना आ रहा है, 80,000 हो रहा है, इधर आ रहा है। हाँ। तो फिर कैपिटल रिजर्व होगा, क्योंकि ये परचेज मेथड से है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, और लॉस हुआ तो गुडविल लिखना पड़ेगा। अच्छा, आप पे करेंगे, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, पे करेंगे। तो liquidator of Q Limited to equity share capital to 10% preference share. Liquidator of Q Limited account debit 4,90,000 to equity share capital to प्रेफरेंस शेयर जो है वो बोला गया था 10%। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि 90,000 आया था, कैलकुलेट किया जब हम लोगों ने, और ये 4,00,000। ठीक है, अब डिवेंचर होल्डर को कैसे पे करें उसका भी एंट्री करना पड़ेगा, वो तो टेक ओवर में एंट्री, और पे जब हो रहा है 12% डिवेंचर अकाउंट इन क्यू लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर वाले को डिवेंचर 12% वाला ही दिया जा रहा है, बट 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ कितना वैल्यू आया था अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो वो हम लोग लिख ले रहे हैं। 8% प्रीमियम, सॉरी 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर इन इशूड। अच्छा, डिवेंचर 10 डिस्काउंट में इशू हो रहा है। ठीक है, तो 1,62,000 हम लोग को पे ऑफ करना है, तो 1,62,000 रुपीज देने से क्यू लिमिटेड का डिवेंचर हमारा जो है, मतलब क्यू लिमिटेड का जो डिवेंचर है वो कैंसिल आउट होके पी में ट्रांसफर होगा। पी वाला कितना डिवेंचर दे रहा है डिस्काउंट में 10%, तो पी का डिवेंचर का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं बोला है, तो 100 है। 10% डिस्काउंट कुछ बोला नहीं, 100, 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज करके होता है। ठीक है, तो पैसा तो आ नहीं रहा है कि हम लोग बैंक डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में 1,62,000 का डिवेंचर जो है हम लोग का कैंसिल आउट हो रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो कितने से डिस्काउंट हो रहा है, 10 रुपीज का, 10 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है, और डिवेंचर ओरिजिनली कितने का है, 100 का है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, तो इनका डिवेंचर था क्यू का 1,50,000, 8% प्रीमियम, तो 8% प्रीमियम मतलब 1,62,000 हो गया। 12,000। इक्विवेलेंट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला निकाल लेते हैं, इसके बाद का एंट्री करके लास्ट में वर्किंग नोट करके निकाल देते हैं। फिर ये वाला, ये जो लिक्विडेटर एक्सपेंसेस पे हुआ है, ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिजनेस परचेज मेथड में अगर
परचेजिंग कंपनी लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस पे करती है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो वहां जनरेट होता है वही हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो 30,000। और फिर बोला है कि सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स इतना, तो सन्ड्री क्रेडिटर टू सन्ड्री डेटर 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, तो ये पी लिमिटेड का और ये क्यू लिमिटेड का 10,000। तो वही बोला था, देखो किसका डेटर था किसका क्रेडिटर था, सन्ड्री क्रेडिटर था क्यू लिमिटेड का, तो क्यू का क्रेडिटर हम लोग को कम कर देना है, तो वही किया, ठीक है। अच्छा, गुडविल टू बैंक हो गया, और उसके बाद अब क्योंकि देखो एक ही एंट्री हमारा, एक ही क्वेश्चन है जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व, देखो यहाँ पर क्या आया था, कैपिटल रिजर्व आया था बैलेंस करके, लेकिन अगर हम लोग जो है एक्सपेंसेस किसी और का खुद पे कर रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट दिख रहा है तभी कर रहे हैं, तो उधर आ गया गुडविल, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व को नेट करके हमें लिखना पड़ेगा, तो 80,000 और इधर हो गया हम लोग का 30,000, तो नेट करके 80 और 30 का नेट करने से कितना आएगा, 80 नहीं सॉरी ये 60 था शायद, ये 80 आया था। हाँ, ये 80 आया। और हम्म, तो कैपिटल रिजर्व से हम लोग इतना गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, 30,000 यूज करेंगे टू गुडविल, 30,000, ठीक है। ये सब लिखवाया हुआ है, अगर देखोगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था कि अगर गुडविल होता है, ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने एंट्री सीखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा पेमेंट एक्सपेंसेस ऑफ वर्ल्ड कंपनी, गुडविल लिखना पड़ेगा टू कैश। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेस करते वक्त कैपिटल रिजर्व हुआ था, अब ये कौन से केस में होता है, ये होता है हम लोग का परचेज मेथड में, ठीक है। अगर ये परचेज मेथड नहीं होता तो यहाँ पर हमें कैपिटल जो है जनरल रिजर्व लिखना पड़ता है, ठीक है, तो वो गुडविल हो या जो भी हो उसमें हमें जनरल, जैसे कि यहाँ पर टेक ओवर होने पे जनरल रिजर्व लिखना पड़ता है, और इसके बाद जो भी होगा हमें जनरल रिजर्व से ही लिखना पड़ेगा, ये देखो हम लोगों ने अगर कोई एक्सपेंसेस पे होता है तो वो भी जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व टू कैश, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी जैसे हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए तो लॉस है ना, तो गुडविल, अब पहले से कैपिटल रिजर्व जनरेट था तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व पे गुडविल, मतलब राइट ऑफ कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में अब 80 की जगह 50 बच रहा है, अगर हमें बैलेंस शीट करने के लिए बोला जाता तो हम लोगों को वैसा दिखाना पड़ता। अब रहा बात ये डिवेंचर का, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो डिवेंचर का कैलकुलेशन कैसे होगा, डिवेंचर कैसे पे होगा, 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, 12% डिवेंचर इन क्यू लिमिटेड, इनको क्या पे किया जाएगा, आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तो इन 12% डिवेंचर इन क्यू लिमिटेड पेड एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, ठीक है, तो इनको कितना पे किया जाएगा वो हम लोग ऑलरेडी एंट्री में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनको पे कितना किया जा रहा है, डिवेंचर कितना था क्यू लिमिटेड का, उस पे 10%, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 10%, 1,65,000, ठीक है, 1,65,000 62,000 होगा क्या, 8% अपनी डिस्काउंट 10%, 8%, तो 1,60,000 कितना हो रहा था, 1,60,2,000, 2000। इतना हमें पे करना है, लेकिन हम लोग कैश में नहीं पे करें, ये पैसा हम लोग पे करेंगे डिवेंचर इशू करके, और हमारे एक एक डिवेंचर का वैल्यू है 90, ठीक है, तो 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 90 पर
वैल्यू पे, ठीक है। मतलब एक डिवेंचर देने का मतलब 90 रुपीज देना है तो एक डिवेंचर देना है, तो 1,62,000 रुपीज पे करना है, तो कितना सारा डिवेंचर देना पड़ेगा, तो डिवाइड करने से पता चलेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा? 1800। 1800। ये 1800 से एंट्री, 1800 इंटू 10 और 1800 इंटू, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18,000 और ये हो जाएगा 18 और 4 0। ये वाला तो बस, इसमें तो और कुछ करने बोला नहीं था। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 10 कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 10 में बोला है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज हरी एंड बायो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च दे दिया। फिर बोला है यहाँ पर prepare necessary ledger account to close the books of Bio Limited and show the acquisition entries in the books of Hari Limited. Also draft the balance sheet after absorption as at 31st March 2001। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे पे किया जाएगा? 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। गुडविल ऑफ बाई लिमिटेड इज वैल्यूड एट 50,000। बिल्डिंग आर वैल्यू, तो बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है क्योंकि एसेट्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस, ये सब बोला। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स ऑफ बाई लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो हम लोग को बोल दिया नेसेसरी इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा, तो फिर हमें नेट एसेट मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें बोल देगा कि नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करना है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो फिर हमारे पास स्वैप रेशियो है नहीं कि हम लोग नेट पेमेंट मेथड से करें, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन कैलकुलेशन ऑफ दिस, तो देखते हैं कौन किसको खरीद रहा है। हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब कर रहा है पाई, पाई लिमिटेड का इधर आ जाता है। देख लेते पहले, एसेट में है, हाँ नोट्स है दोनों में, 4 और 5। 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख। देखते कितने में टेक ओवर हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख और 1 लाख। यहाँ पर दिया है बिल्डिंग 1,50,000, मशीन 1,60,000। बिल्डिंग 1,50,000 में टेक ओवर होगा, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 में टेक ओवर होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट में चलते हैं, नोट नंबर 5 में, जो शायद सिर्फ गुडविल है। गुडविल का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ बता दिया है 50,000, तो गुडविल टेक ओवर होगा 50,000 में। उसके बाद और क्या एसेट्स है? तो ये सारे फिक्स्ड एसेट हो गए लग रहा है। अब करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखते हैं क्या वैल्यू था। तो इन्वेंट्री था 1,75,000, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, 1,75,000 ये था 1 लाख, और इसमें कुछ परसेंटेज से चेंज दिया था इसीलिए मैंने लिख लिया। और कैश है 20,000, देख लेते हैं। कैश का तो कोई चेंजेस बोला नहीं। इन्वेंट्री 10% कम में लेना है और डेटर में 7.5% कम करने हैं, तो इसमें 10% मतलब इसका 90% वैल्यू लेने से ही हो जाएगा। और डेटर को 7.5% से कम कर देना है, ठीक है। सॉरी, 7.5% का डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है, तो 100 माइनस 7.5 करने से पता चलेगा कि फिर कितना डेटर हमें लेना है। तो 92.5% करने पे ही आंसर आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना था उतना लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस है नहीं, तो ये वैल्यू निकालने से ही पता चलेगा कितना होगा। बाकी सारे यहाँ पर, सॉरी ये तो एंट्री नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा
लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेबल 80,000। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नंबर 3 पे चलेंगे। 20,000। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड। बिजनेस परचेस में सब लेना पड़ेगा, बाकी जो वैल्यू बुक वैल्यू नहीं बोलेगा, जितने वैल्यू पे बोलेगा वो लेना पड़ेगा। सिर्फ रिजर्व सरप्लस टेक ओवर नहीं करते हैं, जो कि हम लोग बिजनेस मर्जर में करते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर बस रिजर्व सरप्लस तो हमें लेना है नहीं, और ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। तो 1 लाख का 92.5% हो जाएगा 92,500, और ये वाला कितना होगा? 15,750। 15,750, 1,57,500। हम तो वो एक जीरो कम है उसके साथ। ये मैंने एक जीरो कम लिखा है, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका ये सब प्लस और ये माइनस करके देखना पड़ेगा कितना होगा, जो हम लोग का परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ये 20 कट गया, ठीक है, इधर 80 माइनस होगा, बाकी देख लेते हैं। 1.5 लाख, और इधर हो गया 50,000, 2 लाख, 3,60,000, 3,60,000, और ये हो गया 60 और 20 80, ये भी कट गया, तो 3 लाख ले लेते हैं। 3 लाख और 10,000। 5 लाख 10,000। 30,000। बस में 30,000। 5,30,000 आ गए। अब कैसे करके ये पे होगा, तो उसके लिए पेमेंट टू पेमेंट टीम, वर्किंग्स, और 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वायु, इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर इन हरी, और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु, इनको दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स इन हरी। ठीक है, अब कैसे दिया जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू पे 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे होगा, तो फिर वायु का प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 1,10,000। तो यहाँ पर कर देते हैं 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, मतलब अगर हम लोग इसको 1 लाख का 110% करें तो भी चलेगा। मतलब हम लोग को पे करना है 1,10,000, बट हम लोग पैसे में नहीं पे करेंगे, हम लोग शेयर्स में पे करेंगे, ठीक है। अब एक शेयर्स कितने का है इनका? 100 रुपए का, यहाँ पर बिल होता है। अच्छा, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो फिर जैसा इनका शेयर्स था तो 100 करके था, हरी का तो 100 ही मान लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 100 करने से नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 100, तो वही वैल्यू आ जाएगा। और इक्विटी शेयर्स वाले को कैसे पे हो? बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बायो लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम में, तो इक्विटी शेयर 5% प्रीमियम में पे किया जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें परचेस कंसिडरेशन तो टोटल पता है 5,30,000, ठीक है। तो जो प्रीमियम प्रीमियम के लिए तो अमाउंट पता होना चाहिए, वो तो नहीं पता, तो हम लोग 5,30,000 अगर हम लोग का परचेस कंसिडरेशन है, जिसमें से 1,10,000 अगर प्रेफरेंस शेयर का है, तो इक्विटी शेयर का कितना हो जाएगा? 4,20,000। और ये 4,20,000 हमें कैसे पे करना है? बोल रहा है कि प्रीमियम में पे करना है, ठीक है। मतलब एक एक शेयर का वैल्यू फिर कितना लगाया जाएगा?
नेसेसरी शेयर्स दिया जाएगा 5%, मतलब शेयर जो इशू होगा उसका प्राइस जो है वो प्रीमियम में है। तो शेयर इशू कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए, कुछ बोला नहीं है तो 10 रुपए मानेंगे, तो 10 रुपए पे 5% प्रीमियम लगा लेते हैं। तो कितने रुपए का शेयर हो जाएगा, कितना सारा शेयर्स हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 10 पे 5% लगाने से 50 पैसा, यानी 10.5। तो प्रीमियम वैल्यू ये हो गया। तो 4,20,000 देना है, एक शेयर देने का मतलब हो जाता है 10.5 देना। ठीक है, तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10.5, तो यही वाला वैल्यू आ जाना चाहिए, जो कि आ भी गया। ठीक है, ये बोला। अच्छा, अब हमें बायू लिमिटेड का लेजर क्लोज करने के लिए बोला गया है। एक पहला तो हो गया नेसेसरी, अब नहीं, पहले तो हम लोगों ने पीसी बनाया, अब हमें नेसेसरी लेजर्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ बायू लिमिटेड। मतलब बायू लिमिटेड यानी जो कंपनी बिक रही है, तो उसका क्या क्या अकाउंट होगा। एक तो रियलाइजेशन होगा, इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ बायू लिमिटेड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और हरी लिमिटेड। नेसेसरी लेजर यही होता है, तो ये बना गया है। उसके बाद हम लोग को एंट्री करना है, फिर बैलेंस शीट देखते हैं कितना हो पाता है। एंट्री शायद कर लेंगे, उसके बाद बाकी। तो सबसे पहले रियलाइजेशन में हमें सारे एसेट्स को राइट ऑफ करना है और सारे लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करना है वायु का। तो वायु का एसेट्स में चलते हैं, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि पीपी में इसका लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी था। बुक वैल्यू राइट ऑफ होगा 1 लाख और 1 लाख। तो यहाँ पर इनर कॉलम में लिख के आउटर में टोटल कर लेंगे, 1 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। फिर शायद इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, ये भी लिखा था तो याद है ये बात, गुडविल 25, गुडविल 25। तो यहाँ पर ये हो गया इंटेंजिबल एसेट तक। इन्वेंट्रीज 1,75,000, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। तो टोटल कर लेते हैं, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, और इधर हो गया 20, 20, 40, 4 लाख, 45 और 50, मतलब 5 लाख में 5,000 कम, 5 लाख में 5,000 कम, तो 5,70,000, 5,70,000। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 80, बाई प्रोविजन में ग्रेचुइटी फंड, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 20,000, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 20,000। बस और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बिजनेस परचेज है, तो फिर यहाँ तो रिजर्व का कोई बात आ नहीं रहा है। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 1 लाख। अब हम लोग को पीसी रेज करना है, तो एंट्री क्या होगा, तो बाई लिमिटेड क्या बोलेगा, मुझे अपने डेटर यानी हरी लिमिटेड से पैसा मिलेगा, हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो हरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाई हरी लिमिटेड 5,30,000 पीसी जो है, हरी लिमिटेड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 5,30,000, रियलाइजेशन 5,30,000। इसके बाद पीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो फिर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे कर रहे हैं हम लोग, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन बायो लिमिटेड और इन प्रेफरेंस शेयर इन बायो लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर बाई 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कितना है 4,20,000 और ये 1,10,000। अब क्रॉस पोस्टिंग टू, अच्छा प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में चाहिए 1,00,000 और 3,00,000 इक्विटी शेयर बाई प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि होल्डर अकाउंट लिखा है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया और ड्यू कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सेम तरीके से बाई इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया और रिजर्व सरप्लस इनको जाएगा, तो रिजर्व सरप्लस के नाम पे क्या है 70,000 का जनरल रिजर्व है। अब इनको, इसको 1,00,000 के बदले कितना देना है, इसको 1,00,000 के बदले 1,10,000 का प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, तो टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड, हरी लिमिटेड का शेयर्स मिलेगा, हरी लिमिटेड 1,10,000 और इसको इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड जो कि 4,20,000 दिया जा रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा कि 5,30,000 मिलना चाहिए, 5,30,000 मिल गया है, कुछ इक्विटी शेयर्स कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, ये टैली हो जाता है। अब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को क्लोज करना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को 1,00,000 के बदले 1,10,000 दिया तो हमारा लॉस है, तो बाई रियलाइजेशन बोल के हमें लिखना पड़ेगा 10,000 बाई रियलाइजेशन। और ये वहां सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो था कैसे करके बंद करते हैं, तो सबसे पहले अकाउंट क्लोज होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और उसका प्रॉफिट या लॉस हम लोग का रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, फिर रियलाइजेशन में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल के इन, ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को रियलाइजेशन को क्लोज करना है, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस वो इक्विटी शेयर को बिलोंग करेगा, तो देखते हैं। तो इधर हो गया 5,70,000 5,80,000 और इधर हो जाएगा 6,30,000, तो 6,30,000 और 6,30,000 माइनस 5,80,000 तो कितना हो रहा है 80, मतलब 58 और 63 का डिफरेंस, ये 10,000 है, मतलब 5,80,000 तो हो रहा है 50,000। ये किसको बिलोंग होगा, ओनर को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, और ये इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय रियलाइजेशन बोल के 50,000 और ये टैली हो जाएगा। 4,20,000 4,20,000 ये हो गया। अब हम लोग को एंट्री भी करना है, नेसेसरी लेजर बन गया, सो द एक्विजिशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, हरी के बुक्स में एंट्री दिखा इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, पहले बिजनेस परचेज बीपी लिख दिया मैंने, अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ
7 लाख नहीं 5,30,000 ठीक है। तो 5,30,000 तो टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड मतलब वाई लिमिटेड, उसको मैंने सिर्फ वी लिमिटेड लिख दिया। अब टेक ओवर क्या क्या करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पीसी निकालते वक्त लिखा था तो वहीं से लिख सकते हैं आराम से। गुडविल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल, टू रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज। अब वैल्यूज कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यही वैल्यूज पे टिक होगा। 1,50,000, 1,60,000, 50, 1,57,000, 5। तो 1,50,000, 1,60,000, 50, 1,57,000, 500। बाकी देख लेते हैं फिर से। ट्रेड रिसीवेबल 92,500, 20,000 कैश, 92,500 और 20,000। अच्छा, और ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड पेबल सॉरी 80 और 20, 20 और बिजनेस परचेस 5,30,000। अब चेक करना है कि प्रॉफिट लॉस आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो 1,50,000, 1,60,000, 50 मतलब 1,00,000 इधर हो गया, 2,00,000, 3,60,000 प्लस 1,57,500 प्लस 92,500 प्लस 20,000, 20 न्यूट्रल कर देते हैं तो ये हो गया। ये दोनों साइड सेम आ रहा है तो ना तो प्रॉफिट आएगा ना तो लॉस आएगा। अच्छा, मतलब ना तो गुडविल आएगा ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर हो गया लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,30,000। अब पे कैसे हो रहा है, 2,929% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कैसे लिखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स दिख जाएगा, यहाँ डिवाइड करने पे 0 0 कट के हो गया 1,100 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि 100 रुपए का है तो नो प्रीमियम। और ये 10.5 करके था तो 10 और 0.5 का प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स आया था ये डिवाइड करके, याद नहीं, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10.5, 40,000, 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 0.5 मतलब ये 20,000, 50%, हाँ 20,000, ये 4,00,000 तो 5,30,000, हाँ मैच हो गया 5,30,000। बस और कुछ नहीं। अब हम लोग को बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट भी बनवा लेते हैं, यहीं पर ऐड करके लिख देंगे और नोट्स हम नहीं बना रहे। बैलेंस शीट ऑफ हरी लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। नोट्स टू अकाउंट्स खुद से भी बना सकते हैं हम लोग, तो वो बना लेना पड़ेगा, ठीक है। हम सिर्फ आंसर दिखाते हैं, पर्टिकुलर्स नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नोट अभी बना के नहीं देते हैं, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, क्या हो जाएगा,
long term provision, trade payable, non current liability, long term provision, current liability, trade payable, assets, नॉन करेंट एसेट में पीपीई था, इंटेंजिबल एसेट था, करेंट एसेट, इन्वेंट्री, क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स बाद में बना लेंगे, ठीक है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स का डिटेल्स अभी ये बना के दिखा देते कितना कितना होगा। तो शेयर कैपिटल जो है इसका ऑलरेडी था 11 लाख, और इसने और नया जो शेयर कैपिटल यूज किया इशू किया वो 4 लाख का हो गया, तो 11 लाख और 4 लाख। 11 लाख और 4 लाख, और उधर हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर, सब आ जाएगा ना, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख 10, तो 4 लाख, और इधर हो गया 5 लाख 10, और 11 लाख कितना हो जाएगा? हम्म, कितना हो गया? 16 लाख 10, ठीक है, नोट्स बाद में करवा देंगे। 16 लाख 10। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में देख लेते हैं, नोट नंबर 2 में जाते हैं, इसका खुद का रिजर्व सरप्लस था 70,000 जनरल रिजर्व, रिजर्व तो टेक ओवर होता नहीं है इसमें, तो 70,000 और कुछ कैपिटल रिजर्व या कुछ जनरेट हुआ है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजर्व के नाम पे वो ग्रेचुइटी फंड जो है वो लिया गया है 20,000, वो तो लाइबिलिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, वो तो लाइबिलिटी में जाएगा, मतलब वो तो प्रोविजन में जाएगा, तो 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 90,000। अच्छा, अब प्रोविजन के केस में 50 + 20, 50 + 20 यहाँ पर लिख के रखते ताकि नेक्स्ट दिन जब हम लोग करेंगे ये बैलेंस शीट का डिटेल्स, तो फिर वो देख देख के लिखने में आसानी रहेगा। ट्रेड पेबल जो है 130/80 कितना हो जाएगा? 2 लाख 10, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? नंबर 432, इसका टोटल निकाल 90 लाख 80, ठीक है। नॉन करेंट एसेट में पीपीई, ये इसका वैल्यू में जो है, अच्छा ये 8 लाख, और इधर हो जाएगा 2 लाख 50 का चेंजेस, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज करके लिया गया था, तो 8 लाख तो रहेगा ही, टोटल ले रहे हैं, ठीक है, 8 लाख तो रहेगा ही। और इधर एंट्री से देख लेते हैं, ये दोनों 1 लाख 50 और 1 लाख 60, मतलब 3 लाख 10। और गुडविल जो है इसका 50, और इसका गुडविल कितना लिया गया, कितने पे टेक हुआ? 50, मतलब 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 11 लाख। इन्वेंट्रीज लाख 50, 1 लाख 75, इसका चेंज हुआ है 2 लाख 50, और ये टेक ओवर हुआ है 157,500, तो ऐड कर 2 लाख 50, 157,500, ये ऐड करो,
ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख प्लस कितने में टेक ओवर हुआ है वो देखते हैं। प्रोविजन क्रिएट करने बोला था ना, तो 2 लाख और ये ट्रेड रिसीवेबल 92,500, ये तो हम कर लेंगे। 2,92,500 4,07,000 लाख 7,000। ये नोट नंबर लिखा है और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 50,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 70, ये नोट नंबर 90। अब टोटल करना है। लाख 90 मैच हो गया। इसका नेक्स्ट क्लास में ये जो लिखना है उसके अगेंस्ट में वो ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस बचा है वो करना पड़ेगा। तो एक काम करोगे, जो भी क्वेश्चन बाकी है ना वो फाइंड आउट करके लिख के, जैसे इलास्ट्रेशन है तो इलास्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो क्यू बोल के लिख के, क्यू और इलास्ट्रेशन है तो इलास्ट्रेशन बोल के लिख के जो है मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देने से अच्छा रहेगा, ताकि हम देख लेंगे कि क्या क्या बाकी है, क्योंकि इधर उधर से किया हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में वही वही सब क्वेश्चन हम लोग कर सके। तो ये टास्क दे रखे थे, ढूंढ के मुझे फोटो भेज दो। ठीक है, फिर आज के लिए। थैंक यू मैम, बाय।